नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक ना? सो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रियल नंबर ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स। अब एज यू नो, आपने थंबनेल देख ही लिया है। हम इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में फिनिश करेंगे विद द गुड एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ। ऐसे हाइफेजेटली हम नहीं करने वाले। ओके बच्चों, तो हम लोग इसके अंदर एक्सरसाइज का हर एक सम करेंगे। तो चलो बच्चों, अब कोई टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने जो टॉपिक्स लिए हैं, मतलब जो टॉपिक है उसको मैंने बहुत प्रिसाइसली बट बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल वे में आपको समझाऊंगी, तो आपको ये बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक कमेंट ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कर लेना। नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप जब खो जाएंगे ना इस पूरे चैप्टर में कि क्या मज़ा आ रहा है, तो फिर आप भूल जाएंगे सब्सक्राइब करना। अच्छा, एक और चीज़, और वो ये है कि नोटबुक, पेन और टेक्स्ट बुक लेके बैठो, ठीक है? साथ साथ में सम्स करते जाना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। पिक्चर तो चल नहीं रही है कि आप मुझे बस देखते रहेंगे, ठीक है? तो साथ साथ में आपको काम भी करना है। अब सबसे पहला जो टॉपिक इस चैप्टर में आता है बच्चा, वो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नाउ अर्थमेटिक मतलब क्या होता है भाई? अब सिंपल सी बात है, अर्थमेटिक का मतलब होता है कि आप जो नंबर्स के साथ खेल खेलते हैं, मतलब कि आप जो भी नंबर्स के साथ प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई फैक्टर्स वगैरह जो करते हैं, उस पूरे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को हम लोग अर्थमेटिक कहते हैं। ओके, दैट मीन्स कि नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो अर्थमेटिक में आ जाते हैं। अब फंडामेंटल थ्योरम, तो नंबर्स को लेके क्या थ्योरम है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पूछा जाए तो इसको एक माह में पूछ सकते हैं, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पूछते नहीं है, बट हाँ स्कूल एग्जाम में मैंने कई बार पेपर्स में देखा हुआ है कि टीचर्स पूछ लेते हैं, तो इसके लिए हम इस स्टेटमेंट को समझ लेंगे। तो क्या है बेटा इस थ्योरम का मतलब? प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ समझना है स्टेटमेंट को। फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगी रिगार्डिंग कॉम्पोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चा देखो, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। कॉम्पो मतलब क्या होता है? ज्वाइनिंग, ठीक है? मतलब कि वो नंबर ठीक है, जो वन एंड इटसेल्फ के फैक्टर्स से ज़्यादा हो उसके अंदर। ओके, जिसका जो फैक्टर हो वो वन और इटसेल्फ से ज़्यादा हो। मतलब समझ नहीं आया मैम? देखो, अगर हम बात करते हैं 12 की, तो 12 किस किस के टेबल में आता है बच्चों? 1 में आएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 में आया। 3 4 ज़ा 12, 3 में आया। 4 3 ज़ा 12, 4 में आया। 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा। 6 2 ज़ा 12, और 12 खुद में भी आएगा। 12 1 ज़ा 12। बात समझ आई? इसका मतलब ये है कि 12 जो है वो 2 3 4 6 इन सब में भी आ रहा है, 1 और खुद के अलावा भी, ठीक है? 1 और खुद के अलावा भी वो बाकी सारे टेबल्स में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके के नंबर को हम क्या बोलेंगे बेटा? कॉम्पोजिट नंबर। बात समझ आई? क्या बोलेंगे हम इसको? कॉम्पोजिट नंबर। एक और नंबर देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि 56 में बोलूँ, ठीक है? 56 1 में आएगा, 2 में आएगा, 2 से डिविजिबल है। ओके, 3 में नहीं आएगा, 4 में आ जाएगा, ठीक है? 5 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में आ जाएगा, 8 में आ जाएगा, ठीक है? और भी बहुत सारे नंबर्स होंगे, सीधी सी बात है। अगर 4 की हम बात करते हैं, ठीक है, तो 16 में आ जाएगा, डन। और 56 खुद में आ जाएगा। होंगे शायद एक आध और भी होंगे जो मुझसे छूट गए होंगे, बट बेसिकली आप समझ सकते हैं कि खुद के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसमें आपको 56 जो है वो नज़र आ रहा है। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव फैक्टर्स एक्सेप्ट वन एंड, ओके, विच हैव अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ। ओके, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो मेरी बात को। तो कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके फैक्टर्स जो हैं वो 1 और उसके अलावा भी बहुत सारे हो, मतलब कि उस नंबर को 1 और खुद के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। ये भी तरीका तुम सोच सकते हो कंपोजिट नंबर को दिमाग में रखने के लिए, ठीक है? जैसे कि अगर 56 की बात करूँ बच्चा मैं, तो 56 को भैया 2 भी डिवाइड करेगा, 56 को 4 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है? 56 को 7 भी डिवाइड कर सकता है, तो 56 को 8 भी डिवाइड कर सकता है। बात समझ आई? ठीक है, तो 56 को 56 खुद भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है? तो खुद के अलावा और 1 के अलावा जो और भी आपको नंबर्स डिविजिबल में दिख जाते हैं कि वो उसको डिवाइड कर सकता है, तो भी हम उस नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहेंगे। नाउ आई होप कि आपको कंपोजिट का मतलब पता चल गया, ठीक है? इन शॉर्ट 1
और खुद के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होंगे जिनमें आपको नंबर दिखेगा, दैट इज द कंपोजिट नंबर। अगर हम बात करते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स में क्या होता है, तो प्राइम नंबर्स के अंदर ध्यान देना, ठीक है, क्या होता है प्राइम नंबर्स जो हैं उसके जो फैक्टर्स होंगे, मतलब उसको जो डिवाइड कर पाएगा वो एक तो 1 होगा और एक खुद होगा इटसेल्फ, दैट्स इट, और कोई नहीं होगा। मतलब देखो 7 को कौन डिवाइड कर सकता है, और एल्स वी कुड से कि 7 किसके टेबल में आता है, तो आप बोलोगे मैम 1 7 जा 7 और 7 1 जा 7, दैट्स इट। मतलब कि वो 1 की टेबल में आया और खुद की टेबल में आया और किसी में आएगा ना। ओके 11 की बात करें तो 1 में आएगा खुद में आएगा। ओके 13 की बात करें तो 1 में आएगा खुद में आएगा। ठीक है 17 की बात करें, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो वो नंबर्स जो सिर्फ खुद की टेबल में आ सकते हैं या 1 की टेबल में, देखो 1 तो लाइक साईं बाबा जैसे हैं, ठीक है, हर जगह मौजूद, तो वो तो भगवान की तरह है कि 1 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वो आपको सेम मिल जाएगा। तो इसके लिए 1 और खुद की टेबल में हो जाता है उसको हम प्राइम कहते हैं। इसके अलावा जो नंबर्स हो जाते हैं वो कॉम्पोजिट हो जाते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्राइम नंबर्स को लेकर और कॉम्पोजिट नंबर्स को लेकर। बिंगो। चलो अब हम लोग स्टेटमेंट रीड करते हैं कि भाई ये बोल क्या रहा है। सो वो ये कह रहा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेज दैट, क्या बोल रहा है भाई साहब, दैट फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर आप ले लो उसका फैक्टराइजेशन करो, मतलब उसके फैक्टर्स निकालो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो उनको हम लोग प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, irrespective of the order in which the prime factors of that respective number occurs। irrespective of the order, प्राइम नंबर्स लिखने का ऑर्डर भले अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो नंबर्स होंगे वो सेम रहेंगे। बात कुछ पल्ले पड़ गई। चलो एक बार दोबारा बोल रही हूँ मैं, क्या बोल रहा है ये, दैट एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। नंबर देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 36, ठीक है, 36 नंबर है। अगर मैं बच्चा इस 36 के यूं फैक्टर्स निकालूं, तो फैक्टर्स निकालने के लिए याद करना आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर लेना है, कंपोजिट नंबर नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम, मतलब 2 3 7 11 यही नंबर्स लोगे, ठीक है। 2 के बदले 4 नहीं लोगे। आपको लगता है अरे 36 और 4 के टेबल में आता है ना, आता है, हम नहीं लेंगे, हमें 2 से ही स्टार्ट करना, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। ये चीज़ को गांठ बांध लो। तो अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगी या मैं फैक्टर्स निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 2 18 जा, ठीक है, फिर 2 9 जा, देन 3 3 जा, 3 1 जा। ओके तो 36 को बच्चा मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, एंड 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 भी 2 बार रिपीट हुआ है। आई बात समझ में। ओके अब मैंने इसको 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिखा है। अगर कोई और टीचर आपको ये समझाए तो आपको वो बोल सकते हैं भाई 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिखो, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिखो या 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिखो, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर तो 36 ही मिलने वाला है ना। तो ये वही कह रहा है, ठीक है। अब एक बार स्टेटमेंट दोबारा देख ले बच्चा, चलो आ जाओ। सो स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पर, दैट फैक्टराइजेशन ऑफ एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के थ्रू हमने एक्सप्रेस कर लिया 36 को, irrespective of the order in which the prime factors of that number occurs। irrespective of the order, order का कोई मतलब नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि आप, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर लिख दो या तो फिर 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। बात समझ आई, मीनिंग क्लियर हुआ बेटा इसका। चलो एक और नंबर हम देख लेते हैं, जैसे कि क्या नंबर ले लें, क्या ले हम लोग, ठीक है, ले 84 ले लें, 84, ठीक है। चलो इसके फैक्टर्स बना देते हैं पहले हम लोग। सबसे पहले पीछे 2 है, 4 है ना, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 2 जा 2, ओके। फिर से 2 से जा सकता है 21, फिर 3 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 जा, देन 7 1 जा, ओके। तो बच्चों 84 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 का स्क्वायर, मतलब कि 2 बार 2 आया इसके लिए स्क्वायर लिख दिया, इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अभी 84 का कोई एक दूसरा बच्चा होगा, अगर वो सॉल्व करेगा तो वो ऐसे भी लिख सकता है
3 इंटू 7 इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। कोई और होगा तो ऐसे लिख सकता है 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। बात आई समझ में? तो वही स्टेटमेंट कह रहा है कि इररेस्पेक्टिव ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स का कोई मतलब नहीं है, नंबर के फैक्टर्स हमेशा सेम आएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जब भी आप 7, 3 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, ठीक है, तो जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करोगे आपको हमेशा 84 ही नंबर मिलेगा। दैट मीन्स कि हर एक कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं। बात आई समझ में? ओके, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होंगे उनके फैक्टर्स कैसे होंगे बेटा? द फैक्टर्स आर ऑलवेज यूनिक। कैसे होंगे? द फैक्टर्स आर ऑलवेज यूनिक। क्यों? क्योंकि उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको हमेशा वही रेस्पेक्टिव कंपोजिट नंबर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है 4 और 3 का स्क्वायर है 9, तो मैं जब भी मल्टीप्लाई करूँगी मुझे 36 ही मिलेगा ना। कुछ और नंबर मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि 36 के यही फैक्टर्स है। मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 7, जब भी मल्टीप्लाई करूँगी मुझे क्या मिलेगा? 84 ही मिलेगा। तो जो कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स होते हैं दे आर यूनिक इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर चेंज हो सकता है नो डाउट, ठीक है, बट वो उसी नंबर के फैक्टर्स कहलाएंगे, किसी और नंबर के फैक्टर्स नहीं कहलाएंगे। बात क्लियर हुई अच्छे से? चलो बच्चों आगे चलते हैं। सो ये जनाब जी हैं, ओके, जिनका नाम है कार्ल फ्रेडरिच गॉस। इन्होंने बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एक करेक्ट प्रूफ दिया था उनकी खुद की बुक में, जिनका नाम है डिस्क्विस्टेंस अर्थमेटिक के, ऐसा कुछ नाम है उनकी किताब का। एंड दैट्स वाई ही ऑफन कंसिडर्ड एज द प्रिंस ऑफ द मैथमेटिशियन, ठीक है, ये ऐसा कहा जाता है। चलो तो आएगा नहीं, इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ना। आज की इन्होंने इतनी मेहनत की तो कुछ तो हम उनके बारे में समझ लें। तो इनका नाम मतलब कि आपको जो रियल नंबर्स हो, जो आपने अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किया, इसको जो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, ये प्रूफ जो है वो सही तरीके से करेक्ट प्रूफ जो है वो इन मैथमेटिशियन ने दिया था, कार्ल गॉस ने, ठीक है। चलो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। सो क्या कह रहा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है, प्राइम के तौर पे है तो हम इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन क्या है बच्चों? 140। ओके ओके, तो 140 के फैक्टर्स निकाल दे पहले हम लोग। अब देखो आप ना फैक्टर्स डायरेक्टली ये ना रफ में कर लेना पीछे की तरफ। अब मैं तो रफ बुक है नहीं, जो भी हो यही है। तो 2 7 0, ओके, क्या हो जाएगा? 35। ओके, क्या हो जाएगा? अच्छा 5 से जाएगा ना, 5 7 35, 7 1 7। ओके, तो दैट मीन्स कि 140 के फैक्टर्स क्या हो गए बेटा? 140 के फैक्टर्स हो गए 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। दोबारा कह रही हूँ, याद करना कि ये नंबर्स होने चाहिए, आगे पीछे ऑर्डर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। चलो एक और देख लेते हैं हम लोग, क्या है दूसरा वाला? दूसरा है हमारे पास 156, ठीक है। चलो फैक्टर्स निकाल दे 156 के। 2 जा, ओके, 2 7 14, 78, क्या हो जाएगा? 2 3 6 19, देन 3 13 एंड 13 1। ओके, सो 156 के फैक्टर्स हमें मिल गए। 156 के फैक्टर्स हमें मिल गए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट नंबर इज 3825, ओके, सो 3825, ओके, 3825। चलिए आइए निकाल देते हैं फैक्टर्स इसके। 5 है पीछे, 5 से स्टार्ट कर लेंगे, दो नंबर एक साथ ले लेंगे, 38, तो 5 7 35। कितने बच गए बच्चा? 3 बच गए, तो 3 और 2 32, 6 32, ओके, देन 2 और बच गए तो 25 बन गया, तो 5, ओके, 5 5 25। फिर से 5 लगा सकते हैं हम लोग, 5 1 5, 2 कैरी, ओके, देन क्या हो जाएगा? 5 5 25, 1 कैरी, 5 3 15। चलो 3 की टेबल लगेगी, 3 5 15, 3 1 देन 3 की टेबल लग जाएगी, क्या हो जाएगा? 3 1 3, 5 है तो 2 बच गए, 21 दैट इज 7, आई मीन 17, ओके, और क्या हो जाएगा? 17 1 17, ठीक है। तो चलो अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं हम लोग बच्चा। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 3825, 2 5 हैं, 2 3 हैं और एक 17 है, तो 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर
इंटू 17। ठीक है, आ रहा है समझ में, इजी तो है। चलिए फोर्थ नंबर क्या है, लेट्स से फोर्थ नंबर 5005। आइए शुरू करते हैं। फोर्थ नंबर 5005, आइए इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। अब अगेन पीछे 5 आया, पीछे 5 आया तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे। देखो पीछे 0 होगा या 5 होगा तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबिलिटी तो आपको पता होगी ना। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो चलिए आप देख लेते हैं हम लोग। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5, क्या लगेगा अभी, देखो इसके अंदर हम लोग 11 लगा सकते हैं। ठीक है, 11। नाउ द पॉइंट इज कि मैं आपने कैसे सोचा 11 लगाना है। देखो 11, अब डिविजिबिलिटी रूल्स जिसमें कहा आपको पता होने चाहिए। अब 11 का रूल क्या कहता है, एक तो पीछे 1 आ गया तो इसके लिए चांसेस 11 के ज़्यादा लगे मुझे। दूसरे ये थे कि ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि फर्स्ट और ये दोनों ऑड प्लेसेस पे हैं। देखो 1 0 0 1 है तो ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है। तो ये फर्स्ट प्लेस और ये थर्ड प्लेस ऑड नंबर्स हो गए, तो इनको प्लस कर लेने का, माइनस जो इवन है उनको प्लस कर लेने का। तो 1 + 0 1 - 1 आंसर क्या आया, 0 आया। अगर आंसर 0 आता है या तो फिर 11 का मल्टीपल होता तो 11 से डिवाइड हो जाता है। अब 0 आया तो इसके लिए 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से मैंने सोचा कि 11 कैसे करना है। जनरली ये चीज़ आपको कोई बताता नहीं, आपको फैक्टर्स बता देते हैं। आप कोई भी वीडियो देख लेंगे आपको बोलेंगे इसके ये फैक्टर्स है, बट जब आप फैक्टर्स करने बैठेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे शुरू करें, कौन सा नंबर चूज़ करें। तो ये मैंने बताया कि इस तरीके से आप सोच सकते हैं। आगे वाले नंबर इजी थे इसके लिए मुझे कुछ खास में लगा नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग इसको, और 11 का टेबल लगेगा ना। देखो 11 के लिए हमें 3 नंबर एक साथ ले लेंगे, 100। ठीक है, तो 11 9 ज़ा 99, 1 कैरी, तो 11 1 ज़ा 11। ठीक है, 91 आया। अब 91 जो है वो जाएगा हमारा टेबल आई वुड से 13 है ना, 13 7 से जा सकते हैं। तो 7 1 ज़ा 7, पीछे 1 आया ना। ठीक है, तो 7 1 ज़ा 7 क्या हो जाएगा, 2 कैरी, 21 आया, 13 ज़ा, और 13 1 ज़ा 13। ओके, सो बेसिकली बच्चों फैक्टर्स ऑफ 5005 क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया, 11 आ गया, 7 आ गया और 13 आ गया। ठीक है, समझ आ रहा है ना, इजी है। चलो एक लास्ट नंबर है इस क्वेश्चन का, 5th नंबर, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 5th नंबर है आपके पास, चेक कर लेते हैं क्या है 5th नंबर, 7429, 7429। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पीछे 9 है तो 3 से जा सकता है, क्योंकि पीछे 9 है तो पर इनका देखो 3 से पीछे 9 है तो दिमाग में 3 तो आएगा ही आएगा। पर एक बार चेक कर लेना कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सब नंबर्स का प्लस जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 + 4 कितना होगा, 11, 11 + 2 कितना होगा, 13, 13 + 9 कितना हो जाएगा, मैं नंबर को प्लस कर रही हूँ। ठीक है, 7 4 2 9 ये नंबर है ना 4, इन चारों को प्लस कर रही हूँ। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 22 तो 3 के टेबल में नहीं आता ना, इसका मतलब कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि 3 से डिवाइड तो नहीं होने वाला भैया। और अगर 3 से डिवाइड नहीं होगा बच्चा तो 9 से भी नहीं होगा, ये चीज़ याद कर लेना। अगर 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये चीज़ दिमाग में बिठा देना। चलो इतना पॉइंट क्लियर। तो 3 और 9 तो होने से रहा नहीं। अच्छा 7 के पीछे भी 9 आता है, 7 7 ज़ा 49 करके। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, 7 में जाएगा। ओके, देखो 7 4 2 9, 7 डिविजिबल है, 42 7 के टेबल में आता है, बट 9 7 के टेबल में नहीं आता है, इसका 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे करके आप ना नंबर सोच सकते हो। ठीक है, मैं आपको नंबर सोचने का तरीका बता रही हूँ, तो आप ऐसे नंबर सोच सकते हो कि किससे डिवाइड होगा। अब 3 और 7 इन 2 के टेबल में ही पीछे 9 आता है और किसी में आता है नहीं। अच्छा 3 से नहीं हो तो इसके 9 से नहीं होगा और 7 से हुआ नहीं। चलो अब बाकी में चलते हैं, मतलब कि अभी 1 सिंगल डिजिट वाले नंबर्स तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो अब दूसरे डिजिट सोचते हैं। तो दूसरे डिजिट्स हम लोग यहाँ पे 13 का सोचें तो बेटा 13 जो है वो एक ही बार आता है, 39। ठीक है, और तो कुछ आ नहीं सकता, तो वो रहेगा नहीं। तो लेट्स से हम लोग 17 से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 17 से शुरू कर लेते हैं। अब इस नंबर में ठीक है आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर थोड़ा सा ऑड है ना, अजीब है ना, तो इसके आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ जाएगा। चलो
तो साथ साथ में मैं यहाँ पे 7 की टेबल भी लिखती जा रही हूँ। आप बोलोगे मैम क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। देखो मेरा काम है कि जो बच्चा मुझे सुन रहा है ना उसको पता चलना चाहिए कि कैसे करना है, तो मैं उसी चीज़ को लेके चल रही हूँ। आपको समझ में आ गया, कुछ बच्चों को बहुत अच्छी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। लाइक 74, तो 17 टू ज़ा कितना हो जाएगा 34, 17 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा 51, 17 फोर ज़ा कितना हो जाएगा बेटा 68, ठीक है। और 17 फाइव ज़ा कितना हो जाएगा बेटा 85, ओके। तो मतलब कि 17 फोर ज़ा लगेगा 68, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, ओके। अब 74 में से 68 को आप माइनस कर लो बेटा, कितना बचेगा 6, ओके। तो ये 6 आपका यहाँ पे आ गया, 62 बन गया। 62 के नज़दीक का कोई नंबर 3 ज़ा 51, ठीक है। तो 3 ज़ा लगा दिया। तो 62 में से 51 माइनस कर दो बेटा, कितना बचेगा 11, तो क्या हो गया 119। अब 119 9 कब आता है, तो इसका मतलब कि 17 7 ज़ा करूँ, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी 119 आ गया। तो इसका मतलब कि 7 ज़ा। मैं चाहती तो फैक्टर्स लिख देती, ठीक है, आपको सब इस तरीके बताएंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से सोचना है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखो। ये वीडियो देखने के बाद ना मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि सोचना कैसे है। आंसर प्रोवाइड करना इज नॉट द सॉल्यूशन, ओके। टू थिंक हाउ टू फाइंड द आंसर इज द सॉल्यूशन ऑफ गेटिंग द आंसर, ओके। चलो तो 437। अब दूसरा नंबर क्या हो सकता है, 17 का अभी होगा नहीं, कुछ पीछे 7 है। 17 मतलब 7 में पीछे कभी भी 7 नहीं आता है, तो वो तो होने से रहा नहीं। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या सोच सकती हूँ मैं, देखो 17 हो गया, तो अब नेक्स्ट नंबर में जा रही हूँ 19 को लेकर। मैं 19 स्टार्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो टेबल लिखो 19 की। 19 टू ज़ा कितना होता है 38, 19 थ्री ज़ा कितना हो जाएगा 57, तो 19 टू ज़ा कर लेते हैं हम लोग 38। अच्छा अब यहाँ पे 43 और हमने 38 लगाया, तो 43 में से 38 को माइनस कर दो बेटा, तो क्या बचेगा 5, 57, 5 आया ना। और देखो 57 हमें पता चल गया, 19 थ्री ज़ा 57, तो ये हो गया 23। 23 इज अ प्राइम नंबर वी नो, ठीक है। तो सिंपल 23 1 ज़ा 23 हो गया। तो 7 4 2 9 के जो फैक्टर्स आए बच्चों वो क्या आए 17 इंटू 19 इंटू 23, ओके। मैं इसको ब्लॉक कर दूँ क्योंकि मैंने नीचे बहुत सारा बसन बचा के रखा हुआ है। तो ये हो गया आपका आंसर। कैसे निकाला, समझ आया ना, क्लियर ना। चलो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को क्लियर हो जाए कि कैसे सम्स करने हैं और सोचना कैसे है, ठीक है। नंबर को सोचना कैसे है। देखो मैं बच्चों ऑफलाइन क्लास भी लेती हूँ ना, तो मैंने देखा है कि बच्चों को यहाँ पे तकलीफ होती है, उनको फैक्टर कैसे निकालना है पता चल जाता है, ठीक है, बट वो फैक्टर में आकर नंबर कैसे चूज करना है वो नहीं पता चलता है। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको वैसे मैं थिंकिंग के थ्रू आपको बताऊँ। तो यहाँ पे बच्चा जी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। अच्छा अब ये शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको LCM और HCF का थोड़ा सा मीनिंग बता दूं, ठीक है। तो हम इन सब को शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों पहले हम बात करते हैं HCF की, ओके। दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और LCM जो होता है इसको हम लोग कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। अच्छा हमेशा याद करना HCF की जो भी वैल्यू होगी ना वो हमेशा छोटी होगी LCM से। HCF की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, लेस वैल्यू, हमेशा जो नंबर होगा वो LCM से उसका छोटा ही होगा, क्योंकि हम लोग से कॉमन नंबर देख रहे हैं, और जबकि LCM हम लोग मल्टीपल देखते हैं। देखो अब अगेन मैं आपका कोई ज़्यादा दिमाग नहीं चाटने वाली इसके अंदर, मैं आपको सिंपल चीज़ बता रही हूँ कि चलो बच्चों कि हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं। जैसे कि एक नंबर, ओके, ऐसे आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फाइंड HCF एंड LCM, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ही, ओके।
तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक नंबर ले लिया हम लोगों ने HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 56, ये नंबर ले लिया, ठीक है। तो बेटा क्या करना है, आपको 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो क्या हो जाएंगे 12 के फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब फैक्टर कैसे निकालना है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको फैक्टर्स निकालने तो आ ही गया। और 56 के फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या होगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, दैट मीन्स कि 2 का क्यूब इंटू 7। इतना क्लियर हुआ। अब HCF कैसे निकालना है बेटा, तो याद करना है यहाँ पर HCF आपको कॉमन नंबर लेना है। तो आपको कॉमन दिख रहा है कुछ, हाँ मैम हमें दिखा, 2 जो है वो दोनों में है, हाँ जी, जो दोनों में नंबर होगा वही लिखोगे HCF के अंदर। एक पॉइंट क्लियर हो गई। दूसरी पॉइंट, HCF में अब आप देखो कि ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2, इसके ऊपर पावर 2 है और इस वाले 2 पे पावर 3 है, कौन सा लेंगे, छोटा वाला। मैम नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट पावर नहीं बोला इन लोगों ने, तो आप यहाँ पावर कौन सा लोगे, छोटा वाला पावर लोगे। तो जो पावर 2 है वो हम यहाँ पे लगाएंगे, तो HCF कितना आ गया, 4। बात समझ आई। इसका मतलब, HCF का मतलब ये होता है कि आप ना वो टेबल बताओ जिसमें वो सारे नंबर मौजूद है जिसके फैक्टर्स आप निकाल रहे हो। देखो अब क्या 4 में 12 आता है कि नहीं आता है, 4 3 ज़ा 12, हाँ मैम आता है। और 56 में आता है कि नहीं आता है, हाँ मैम। ओके 56 में क्या हो जाएगा, 4 14 ज़ा 56, ठीक है। तो इसका मतलब कि 4 जो है वो दोनों में कॉमन टेबल आया, हाईएस्ट, उसका कोई नंबर है ही नहीं, तो उसको हम HCF कहते हैं। तो मैंने आपको सिंपली बता रही हूँ कि याद करना, ठीक है। नोट 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 नोट, बहुत ज़रूरी है ये चीज़ नोट करना, नोट करके रखेंगे आप लोग, ठीक है। आपको क्या नोट करना है कि HCF के अंदर जो भी आप कॉमन नंबर लोगे, या कॉमन फैक्टर लिख देती हूँ, ठीक है, कॉमन फैक्टर लोगे हैविंग लेस पावर। कैसा लोगे बेटा आप, जिसका पावर कम हो, लेस पावर। इतना समझ आ गया अच्छे से, चलो शाबाश। अब LCM निकाल देते हैं हम लोग। LCM में क्या करना है, LCM में सारे नंबर लेने होते हैं, LCM में सारे नंबर लेने होते हैं, ध्यान दे देना। कैसे नंबर लेने होते हैं इसके अंदर, देखो 2 2 नज़र आया दोनों में, तो कॉमन नंबर तो जो कॉमन होगा एक ही बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिख देंगे। जैसे 3 कॉमन नहीं है ना, नेक्स्ट वाले में 3 नहीं है, वो लिख देंगे। 7 भी लिख देंगे। अच्छा अब जो कॉमन लिया उसमें आपको सोचना है, कॉमन में क्या करोगे, जो हाईएस्ट पावर है वो लोगे। अब जैसे कि ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पर ये 2 स्क्वायर है और यहाँ पर 2 क्यूब है, तो जो हाईएस्ट पावर होगा वो आप LCM में लोगे। तो याद करना, लीस्ट मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट मतलब लेस पावर, ठीक है, याद कर लेना। तो अपोजिट में, तो ये क्या हो गया 3, तो ये इसको आप जो मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 3 इंटू 7 आप जब करोगे, ठीक है, आपको जो भी नंबर मिलेगा, मैं अभी इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ, तो वो आपका LCM हो जाएगा। तो अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है बेटा, इसमें नोट करने वाली बात क्या है, आइए देख लेते हैं हम लोग। सो नोट कि आप जब LCM निकालोगे, ठीक है, उसमें यू हैव टू इंक्लूड ऑल नंबर्स, ऑल फैक्टर्स, you have to include all factors and common factor जो आपका होगा with highest power, ठीक है बच्चों, क्लियर, यहाँ तक समझ आया ना। तो आई होप कि आपको LCM और HCF का कंटेंट क्लियर हो गया। अब इसके बेसिस पे हम लोग सम शुरू करते हैं। तो आपके दिख रहे हैं, आपके यहीं पर ही क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो। So let's start with the solution. First क्या है बेटा, क्वेश्चन का बोला find the LCM and HCF of the following integers and verify the LCM and HCF is equal to product of the numbers of integers। ठीक है, बता देती हूँ मैं क्या है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है बच्चा, 26। तो 26 के फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, 2 इंटू 13, ओके। फिर है 91, 91 का फैक्टर क्या होगा बेटा, 7, 7 1 जा 7, यहाँ पे 7 इंटू 13,
ठीक है, क्लियर हुआ ये? ओके, अब क्या बोल रहा है, HCF निकालो। HCF कॉमन नंबर क्या है बेटा, जल्दी बोलो जल्दी। 13 इज अ कॉमन नंबर मैन। ओके, और LCM निकाल देते हैं बेटा। तो पहले कॉमन है लिख देंगे। अच्छा, खुशी की बात ये कि दोनों के पावर सेम ही है यहाँ पे, तो मतलब 13 का सिर्फ 13 आया। जो नंबर्स कॉमन नहीं है वो भी लिख देंगे हम लोग, दैट इज 2 × 7। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 × 2 7 = 14, क्या होगा 182। डन। ओके, अब बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया वेरीफाई भी करना है आपको। ओके, क्या करना है वेरीफाई में, क्या लिख रहा है, वेरीफाई का फॉर्मूला क्या लिख रहा है, LCM × HCF × प्रोडक्ट ऑफ द टू इंटीजर्स। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, LCM × HCF = प्रोडक्ट, मतलब कि A × B। अब A क्या है, जो आपको ये इंटीजर्स दिए हुए हैं ना, इसमें से एक A हो गया और एक दूसरा B हो गया। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, LCM हमारा आया 182 और HCF हमारा आया 13। अच्छा, A क्या है 26 और B क्या है 91। पता चला ना, जो हमें दो नंबर्स दिए हुए ना, उसमें से एक को A ले लोगे, दूसरे को B ले लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, 2366 और इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिलेगा 2366। दोनों तरफ सेम आंसर आया, दैट मीन्स कि हमने LCM और HCF सही निकाला है। ठीक है बच्चों, चलो अब सेकंड नंबर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सेकंड क्या है, 51092। चलिए, सो सेकंड इज 510 और 92, फैक्टर्स निकाल दें। चलो बेटा फटाफट से हम लोग 510 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 510 के फैक्टर्स आएंगे 2 5 = 10, ओके, देन 3 और 7 10। ठीक है, और 92 के फैक्टर्स निकाल देते हैं बेटा, हमें मिलेगा 2 × 2 × 23। नाउ आपको फैक्टर्स निकालने मैंने सिखा दिए, तो इसके मैंने डायरेक्टली इसके फैक्टर्स लिख ही दिए। चलो सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका HCF में मैंने क्या बताया था बेटा, HCF में क्या बताया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले कॉमन फैक्टर देखो कौन सा है, आपको 2 दिख रहा है ना, हाँ जी, तो 2 इज द कॉमन फैक्टर, और तो कोई नंबर कॉमन में नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो फिर हम देख लेते हैं LCM में क्या करोगे बेटा। अब जैसे मैं इसको लिखूं बेटा, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 × 5 × 3 × 17, और यहाँ पे 2 बार 2 है तो इसके लिए 2² × 23। ठीक है इतना। अब जैसे हमने डिसाइड किया है कि कॉमन नंबर लेंगे विद द लीस्ट पावर HCF के अंदर, तो विद द लीस्ट पावर आ गया ये HCF में। फिर कॉमन नंबर लोगे और LCM में हाईएस्ट पावर, तो ये 2 का पावर 2 दिख रहा है तो लिख दिया। बाकी जितने भी नंबर्स हैं जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं है, वो भी हम लोग LCM में लिख डालते हैं। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमें इसका LCM मिलेगा 23460। ठीक है, चलो वेरिफिकेशन कर लेते हैं अभी हम लोग। सो वेरिफिकेशन क्या कहता है बच्चों, फॉर्मूला क्या है, LCM × HCF = A × B। ठीक है, LCM कितना है हमारा बच्चों 23460, HCF कितना है 2। ओके, A क्या है 510 और B क्या है 92। ठीक है, तो ये हमारा, इसको मैंने A मान लिया है और इसको मैंने B मान लिया है। ओके, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको। सो हमें आंसर मिलेगा 46920, और यहाँ पे भी आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 46920। दोनों तरफ सेम आया, तो हमारा LCM जो है वो सही है, HCF एंड LCM। ठीक है, चलो थर्ड नंबर शुरू कर लेते हैं हम लोग। नाउ थर्ड क्या कह रहा है एक बार देख लें ऊपर। थर्ड 336 और 54। ओके, सो 336 और 54। चलो पहले फैक्टर्स निकाल देते हैं हम लोग 336 के। ठीक है, क्या फैक्टर रहेगा 336 का, 2 × 7 × 3, और दूसरा क्या है 54। 54 में क्या हो जाएगा 2 × 3⁻3। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं इनके। चलो अब सबसे पहले निकालेंगे HCF में कॉमन नंबर देखो क्या है बेटा, कॉमन नंबर 2 है, चलो वो लगा दिया, और आपको 3 भी दिख रहा होगा कॉमन नंबर, ये रहा। ठीक है, 3। अब HCF में क्या बोला था, कॉमन नंबर्स के साथ आप क्या करोगे, पावर छोटा वाला लोगे। तो ये 2 के ऊपर पावर 1 है तो इसके लिए वही आ गया, और 3 के ऊपर हमें पावर 1 है तो इसके लिए यही आ गया। ठीक है, दोनों 1 1 वाले, तो क्या हो गया HCF आ गया 6 हमारा। अब LCM की बात कर लेते हैं। LCM में जो कॉमन है वो ले लेंगे पहले, तो
2 और 3 लिख दिया विद द हाईएस्ट पावर, ठीक है, विद द हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 का पावर 4 है वो लिख दिया, यहाँ पे 3 का हाईएस्ट पावर 3 है वो लिख दिया, और एक नंबर बच गया, और एक नंबर बच गया 7 वो लिख दिया, ठीक है। तो 2 का पावर 4 इज 16 इंटू 27 इंटू 7, इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी आर गेटिंग हेयर 3024, ठीक है। ओके, चलो वेरिफिकेशन कर लें। So here in the verification, क्या है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। LCM क्या लेना है बच्चों, 3024, HCF 6, A क्या है 336 और B क्या है 54। ओके, सो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 18144, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 18144, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, यू विल गेट दिस आंसर। डन बच्चों, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ रहा है सारे के सारे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी जो कर रहे हैं वही तो प्राइम फैक्टराइजेशन है और थोड़ी कुछ है। यहाँ पे कितने नंबर है बेटा, आपको क्वेश्चन में कितने दिख रहे हैं, 3 नंबर दिख रहे हैं। याद करना, वेरिफिकेशन हमेशा 2 नंबर के लिए वैलिड है, 3 नंबर के लिए वेरिफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, तो आप इसमें वेरिफिकेशन नहीं करोगे, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया ना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर 12, 15, 21। चलो फैक्टर्स निकाल देते हैं। 12 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 क्या होगा बच्चा, 5 इंटू 3। और 21 क्या होगा बच्चा, 7 इंटू 3, ठीक है। क्या बोल रहा है, HCF और LCM निकाल दो। चलो तो पहले HCF निकाल देते हैं। HCF में क्या बोला मैंने, कॉमन नंबर लोगे विद द लीस्ट पावर, कॉमन नंबर लोगे विद द लीस्ट पावर। तो अभी कॉमन तो बेटा मुझे 333 नजर आता है। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि आपके पास अगर 3, 4 जितने भी नंबर दिए गए हों तो जो नंबर कॉमन आप देखोगे ना बेटा वो सब में देखना, ऐसा नहीं 2 में और तीसरे में नहीं है तो उसको हम कॉमन नहीं कहेंगे। बात आई समझ में, सब में वो नंबर आना चाहिए तभी आप कॉमन कह पाओगे। जैसे 3 जो है वो तीनों में अवेलेबल है, इसके लिए मैंने 3 को HCF मान लिया। पावर 1 1 1 ही है तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। अब लिख देते हैं हम लोग LCM। LCM में क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 5, फिर 7 और जो कॉमन नंबर है 3 वो लिख दिया, ठीक है। 3 को तीनों बार लिखना है, बहुत से बच्चे तीनों बार लिख देते हैं, कॉमन एक ही बार लिखा जाता है। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140, ओके, 140 इंटू 3 तो आपको मिलेगा यहाँ पर 420। क्या नंबर है, नहीं 420, ओके, ठीक है। तो बस इतना ही काम करना और कुछ काम नहीं करना है। चलो लेट्स से सेकंड नंबर क्या है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 आ जाओ। 17 प्राइम नंबर है, 1 की टेबल में आएगा तो किसी में नहीं आएगा, तो 1 इंटू 7 17। 23 ये भी तो प्राइम नंबर है तो 1 इंटू 23। और 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर तो 1 इंटू 29, ठीक है। तो कॉमन नंबर क्या है बेटा इन सबके अंदर, HCF क्या हो जाएगा फिर इसका, HCF हो जाएगा 1। HCF क्या हो गया 1, बिकॉज कॉमन नंबर क्या है 1 ही है, ओके। और LCM क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई, और तो क्या होगा 17 इंटू 23 इंटू 29 और 1 कॉमन है तो लिख दिया। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 1 तो मल्टीप्लाई में तो सेम ही नंबर आएगा ना। तो जब आप इन सबको बेटा मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है इसके अंदर 11339। डन, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन बाकी है ना, 8, 9 और 25। चलो कर लेते हैं हम लोग। सो थर्ड इज 8, 9, 25। 8 क्या होता है 2 का क्यूब, 9 क्या होगा बेटा 3 का स्क्वायर, और 25 क्या होगा बेटा 5 का स्क्वायर। बोलो अब इसमें भी आपको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। इसके अंदर भी तो आपको लाइक दे आर द कॉम्पोजिट नंबर बट कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो जब ऐसे कोई नंबर कॉमन में नहीं होता है तो हम क्या लिखेंगे बेटा HCF। क्या लिखेंगे हम लोग HCF इक्वल्स टू
1, ठीक है। तो कोई भी नंबर जो कॉमन नहीं मिले ना तो 1 आएगा HCF। LCM क्या हो जाएगा, जो भी नंबर्स हैं 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 8 × 9 × 25, ठीक है। 8 9 का कितना होता है 72 × 25, तो कितना हो जाएगा 1800। तो LCM आपको मिल गया 1800, ठीक है, डन, क्लियर ना। चलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ना। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ये आइए। गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 इक्वल्स टू 9। ओके, HCF आपको दिया हुआ है बेटा दो नंबर्स का 9। ये जो दो नंबर्स हैं वो ये रहे, तो एक नंबर को मैं 306 सपोज कर लेती हूँ और दूसरे नंबर को मैं 657 सपोज कर लेती हूँ, ठीक है। आप एक ही किसको भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द LCM। क्या निकालना है हम लोगों को, LCM निकालना है। तो बेसिकली आपको HCF दिया हुआ है, आपको LCM निकालना है। तो जब आपको HCF दिया हुआ है और LCM निकालना है तो हमारा अभी हमने फॉर्मूला देखा था दो नंबर्स का। तो फॉर्मूला क्या है बेटा, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B, ठीक है। LCM हमें निकालना है, HCF हमें दिया हुआ है 9, तो 9 लिख दिया। A हमने सपोज कर लिया 306 जो नंबर दिया हुआ है उसी में से एक को A ले लिया, दूसरे को B ले लिया, ठीक है। चलो, तो अभी LCM निकालना है हम लोगों को। तो क्या करेंगे, ये 9 मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पर, तो इसको इक्वल टू के वहाँ लेके जाऊंगी तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाय 657 डिवाइडेड बाय 9। ओके, 9 का टेबल लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। सो आपके पास रहेगा यहाँ पर 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 9, 3 ज़ा कितना होता है 27। ओके, 9 3 ज़ा 27, कितना बच गया 3 बच गया, 9 4 ज़ा 36। तो क्या आया 34 × 657। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर 22338। ओके, दैट मीन्स कि LCM क्या आया बच्चा आपका 22338, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि LCM के लिए, अगर आपको LCM दिया हुआ है और आपको HCF निकालना है फिर भी आपको यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। देखो बेसिकली अगर आप यहाँ पे बेटा ध्यान दो ना, तो आपका फॉर्मूला क्या कह रहा है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय B। आपके पास कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 और 4। इन 4 में से आपको 3 की वैल्यू दी होगी, 1 की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको LCM और HCF दिया हो और आपको A दिया हुआ हो, आपको B निकालने को बोले, फिर भी फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट 4 चीज़ें होनी चाहिए आपको, LCM HCF A और B। इन चारों में से 3 आपको दी जाएंगी, जो निकालनी होगी वो बता दिया जाएगा, फॉर्मूला ये लगा के आप उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इन्होंने LCM निकालने को बोला, ऐसे आपको HCF भी निकालने को बोल सकते हैं जिसमें आपको LCM दिया होगा। बात पकड़ में आई मेरी, क्लियर हुआ ना। चलो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो बच्चों ना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या वो एंड 6n जो वो 0 से एंड होगा या नहीं होगा वो हमें बताना है। देखो बच्चों, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मीनिंग समझा दूं। तो कोई भी नंबर जब 0 से एंड होता है, सुनना मेरी बात को, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 10, तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा 2 × 5, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 30, तो फैक्टर्स क्या होंगे बेटा 2 × 5 × 3, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। अगर हम बात करते हैं 70, तो क्या हो जाएगा 2 × 5 × 7, 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। अगर हम बात करते हैं 130, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 5 ज़ा 10, 10 × 13। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जो भी नंबर 0 से एंड होगा बेसिकली उसमें 2 और 5 आपको फैक्टर दिखाई ही देंगे। इतना तो क्लियर हो गया, ठीक है। दो दैट मीन्स कि इफ द नंबर एंड्स विद 0 दैट मीन्स इट कंटेन्स 2 and 5 बोथ द फैक्टर्स। अगर एक भी नहीं होगा
2 हुआ 5 नहीं हुआ, या 5 हुआ 2 नहीं हुआ, तो वो एंड नहीं होगा 0 से। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमने 10 से स्टार्ट किया। 10 इज द बेसिक, स्टार्ट 0 10 से ही होता है। तो पहला 10 नंबर में ही 2 इंटू 5 आपको दिख रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि बाकी सारे नंबर में आपको 2 इंटू 5 तो दिखने ही वाला है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब सॉल्यूशन में बेटा यहाँ से लेना शुरू करती हूँ, ठीक है। वो मेरी मीनिंग बतानी थी, मैंने बता दिया। तो अब अगर हम लोग ऐसे बोलें कि 6 रेज टू एन अगर हम बात करते हैं, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, 2 इंटू 3 रेज टू एन, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 2 तो है बट 5 नहीं है, और हमने अब भी देखा कि 5 शुड बी द नंबर, ओके, टू गेट द डिजिट 0। तो हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, here the factors of 6 raised to n is 2 into 3 raised to n, okay. That means it does not contain factor 5, okay. So since 5 is not a prime factor of 6, ठीक है, 6 का वो प्राइम फैक्टर नहीं है, सो देयरफॉर 6 raised to n cannot end with digit 0, ठीक है। तो 0 से एंड कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 6 के पास 5 का फैक्टर है ही नहीं। बात आई समझ में, ठीक है। बस इतना ही था और कुछ नहीं है, स्वीट सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर द कॉम्पोजिट नंबर्स। तो बेसिकली आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, दोनों को एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आपको कहा गया है कि ये प्रूव कर लो कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है ना। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या होता है। कॉम्पोजिट नंबर मतलब वो नंबर होता है जो 1 और खुद के भी अलावा बहुत सारे टेबल्स में आपको दिखाई दे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर इसको। देखो बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग इसको। आपको यहाँ पे 13 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 13 नज़र आ रहा है, 13 को हम पहले कॉमन ले लेते हैं। तो जो बाकी नंबर है उसको ब्रैकेट में हम लोग डाल देते हैं। तो एक तो 7 हो गया, 11 हो गया, इनटू ये 13 को बाहर निकाल दिया तो इसकी जगह पे 1 आ गया, प्लस ये भी 13 बाहर आ गया तो इसकी जगह पे 1 आ गया, ठीक। कॉमन नंबर उसको तो कहते हैं हम लोग। तो क्या हो गया 13, 7 इंटू 11 इज 77, 77 इंटू 1 इज 77 प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 78, ठीक है इतना, ओके। तो आप जब 13 इंटू 78 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, एक बार कर लेते हैं हम लोग। 78 और 13 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 8 24, 2 कैरी 21, 22, 23 और ये क्या हो गया 8 7, ठीक है। 4 1 10 क्या आया 1014, ठीक है बेटा। अब अगर आप 1014 के बेटा फैक्टर्स निकाल रहे हो, फैक्टर्स ऑफ 1014, आपको इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे, आपको इसके फैक्टर्स आप देख लेना, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 13 का स्क्वायर मिलेगा, ये इसके फैक्टर्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि 1014 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 13 भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो एक्सेप्ट 1 और 1014 के अलावा भी वी हैव द डिफरेंट फैक्टर्स, दैट मीन्स कि यस दे आर द कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है, ओके। और एज वी कैन से दैट हियर 1014 is a composite number because we can express it as a product of primes, according to फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वही तो हमने देखा था आगे।
चलो अब सेकंड नंबर क्या कह रहा है बच्चा आपको, सेकंड नंबर ये है 7, 5, 6 इनका आपको करना है। सो सेकंड इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो चलो आपको नंबर देखना होता है जो प्लस में नंबर हो ना, और दोनों तरफ। ठीक है, ये प्लस है ना, तो इस तरह जो नंबर हो वो आपको इस तरह दिखना आना चाहिए। तो 5 दिख रहा है आपको, तो उस नंबर को बाहर निकाल दो। क्या बच गया बच्चा अपने पास, 7 इंटू 6 इंटू 5 तो बाहर निकल गया, तो 4 लिख देंगे, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, प्लस के बाद 1 लगाना भूलना मत, क्योंकि आपने नंबर कॉमन निकाला, वो जगह खाली हो गई, खाली हो गई तो आपको 1 शो करना पड़ जाएगा। तो मैम आपने यहाँ पे 5 निकालो, यहाँ पे 1 क्यों नहीं किया, लिख सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट वी नो ना कि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट 1 का प्लस ज़रूर इम्पैक्ट डालेगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा हम लोग इन सबको। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1008 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो गया 5 इंटू 1009। ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 4505। ठीक है, क्या आंसर आया 5045। डन। अब इसके फैक्टर्स निकालोगे यहाँ पर। सो हियर फैक्टर्स ऑफ 5045 इज नथिंग बट 5 इंटू 1009। 1009 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके लिए इसको आगे फैक्टर्स तो जाएंगे नहीं। सो सेम स्टेटमेंट आ जाएगा यहाँ पे। हम इनको कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। सो हियर 7 इंटू 4 इंटू हियर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 is a composite number because we can express it as a product of primes according to fundamental theorem of arithmetic. That's it. ठीक है, चलो बस इतना सा स्वीट सा क्वेश्चन था। अब दोनों का भी एक साथ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको एग्जाम में, कोई भी एक पूछ लेंगे, दैट्स इट, वो भी 2 मार्क के हिसाब से। चलिए अब इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड के वहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है। चलो तो एक सर्कुलर पाथ आपको नजर आ रहा है स्पोर्ट्स फील्ड के यहाँ पर। डन। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, सोनिया अगर यहाँ से लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ए, इससे अगर वो शुरू करती है पूरा तो उसको 18 मिनट लगते हैं टू कंप्लीट द 1 राउंड। ओके, दैट मीन्स सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू फिनिश द राउंड। ठीक है, एंड आगे क्या बोल रहा है, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं टू फिनिश द राउंड। सपोज दे बोथ स्टार्टिंग एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। दोनों बच्चे जो हैं, या दोनों जो सोनिया और राहुल हैं, ठीक है, सोनिया और राहुल दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों जा भी सेम डायरेक्शन में ही रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो कितने मिनट के बाद वो दोनों फिर से सेम स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है ना कि सोनिया को टाइम लग रहा है और रवि जल्दी पहुंच जा रहा है। ठीक है, अब बेसिकली ऐसा बोला गया है कि दोनों को मिलना तो है ही, तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो इसमें हम लोग निकालते हैं LCM। ओके, दैट मीन्स कि इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12, तब जाके पता चला कि जो कॉमन नंबर दोनों में होगा वो उस टाइम पे दोबारा से मिलने वाले हैं। तो अगर मैं 18 के फैक्टर्स निकालूँ बेटा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर, और 12 के फैक्टर्स निकालूँ बेटा क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, और जिसमें मैंने कहा कि LCM निकालना है इसमें, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, आप यहाँ पे कॉमन नंबर देखो विद द हाईएस्ट पावर,
तो कॉमन तो 2 भी है और 3 भी है। 2 का हाईएस्ट पावर 2 और 3 का हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो 4 × 9 इसका मतलब क्या हो गया बेटा 36 मिनट्स। क्या हो गया 36 मिनट्स। दैट मीन्स आफ्टर 36 minutes, after 36 minutes, Sonia and Ravi meet at the same point. Okay, meet again at starting point. देखो, अब इसमें सबसे पहली बात जो बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि एलसीएम निकालना है। देखो, एचसीएफ निकालने के लिए आपको मैक्सिमम ओके ऐसा कुछ वर्ड दिया होगा। एलसीएम के लिए मिनिमम दिया होगा तो ठीक है, मिनिमम के लिए एलसीएम, अगर नहीं दिया हुआ तो मतलब एलसीएम निकालना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आप लॉजिक लगाओ। देखो, अब रवि को, ठीक है, रवि को एक राउंड ख़त्म करने में कितना टाइम लग रहा है 12 मिनट, तो दूसरा राउंड खत्म करने में कितना टाइम लगेगा 24 मिनट्स, तीसरा राउंड खत्म करने में कितना टाइम लगेगा 36, मतलब कि 36 मिनट पे राहुल यहाँ पे पहुँच गया होगा। यहीं पे सोनिया की बात करते हैं तो सोनिया को एक राउंड खत्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट्स, 2 राउंड खत्म करने के लिए कितना टाइम मिलेगा 36 मिनट्स, मतलब कि 36 मिनट्स पे सोनिया भी आपको यही दिखाई देगी। फर्क इतना है कि रवि के तब तक 3 राउंड खत्म हो चुके होंगे और सोनिया का सेकंड राउंड, मतलब कि 36 वो नंबर होगा जब ये दोनों आपको सेम जगह पे दिखेंगे। लॉजिकली इस तरीके से बनता है कोड पॉइंट, ठीक है, क्योंकि दोनों चल रहे हैं तो आगे सी 12 और 18 जो है वो आगे बढ़ता जाएगा ना, एक राउंड में 12 मिनट, एक राउंड में 18 मिनट, फिर दूसरा राउंड में टाइम आगे इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज जब होती है चीज़ों को तब हम उसमें एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, और जहाँ पे डिक्रीज करना होता है वहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉजिकली समझने जैसा ऐसा है। अदरवाइज जैसे मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया, अगर मैक्सिमम वगैरह वर्ड हो तो एचसीएफ, मिनिमम हो तो एलसीएम, रेस्ट इस तरीके से होगा। देखो इसमें कैसा होगा भाई, एक कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि मम्मी पापा और बच्चे, ठीक है, वो वॉक ले रहे हैं, तो उनके भैया ना एक वॉक खत्म करने में मम्मी को इतना टाइम लग गया, पापा को इतना, बच्चे को इतना, तो वो कब एक दूसरे से मिलेंगे, तो सेम, ठीक है। तो जब ये सब कुछ है ना तो इसका मतलब कि आपको एलसीएम निकालना होता है। बात समझ में आई, ठीक है। सो बच्चा पार्टी यहाँ पे हम लोगों ने फिनिश कर लिया। क्या फिनिश कर लिया? आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है एक्सरसाइज, ठीक है। मैंने हर एक पॉइंट बहुत क्लियरली आपको डिफाइन की है और लॉजिकली, ट्रिक और मेथड तीनों मैंने आपको इसके अंदर बता दिए, सो दैट आप कहीं पे भी चूके ना। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है। सो बच्चों, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो बेटा, हम लोगों को ऑलरेडी पता है 9th में आपके पास जब नंबर सिस्टम चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें आपको पता है कि रूट्स, जितने भी नंबर होते हैं रूट्स वाले, उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अब हमें वो चीज़ पता है कि वो इरेशनल है, बट फिर भी ये जनाब हमें कह रहा है कि भाई प्रूव करो कि वो नंबर इरेशनल है, ठीक है। हमें 9th में बताया गया था कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, बट नाउ ये हमसे कह रहे हैं कि भाई प्रूव करो कि √2 इज इरेशनल, ठीक है। प्रूव कर लेते हैं। अब बेटा क्या होता है ना कि कई बार जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो हमें थोड़ी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो हम यहाँ पे इसका ऑपोजिट अज्यूम करेंगे। हम ये करेंगे कि भाई √2 जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। ऑपोजिट करके हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, अब जो टेक्निक बता रही हूँ ना बेटा लिखने की, सारे क्वेश्चन में सेम ही रहेगी, इसके लिए बहुत अच्छे से सुनना। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम √2 इज रेशनल नंबर, ठीक है। अब बच्चा मुझे बताओ, अगर कोई भी नंबर रेशनल होता है तो किस फॉर्म में होता है? यहाँ p/q फॉर्म में होता है ना, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं, सो देयरफॉर √2 इज नथिंग बट a/b, मतलब p/q फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, ठीक है। जहाँ पर b जो होगा वो 0 नहीं होगा, ओके। एंड a b आर द इंटीजर्स, a और b कैसे होंगे? इंटीजर्स होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ओके। here a and b are also co-primes। मतलब क्या हुआ बेटा co-primes का? हम ये कह रहे हैं कि a और b इंटीजर्स तो हैं, बट
कैसे इंटीजर्स है? को प्राइम्स हैं। को प्राइम मतलब ऐसा होता है कि वो 1 की टेबल के अलावा और किसी में नहीं आएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं बेटा आपको, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि 5/7, जैसे ये जो a/b है उसको हम 5/7 समझ के चले, तो 5 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में, और 7 1 की टेबल में, और किसी में नहीं आता। ठीक है। 9/11 किस में आएगा? 9 जो रहेगा, कॉमन टेबल तो नहीं ना, बोलोगे मैम 9 तो 3 3 9 होता है ना, बहुत अच्छी बात है, बट 11 कॉमन नंबर है इन दोनों में? कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कॉमन नंबर नहीं है, तो बेसिकली वो जो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं होगा उसको हम को प्राइम्स कहेंगे। बात की समझ में आई? चलो मैं इसको पहले रब कर दूं। सो ओके, डन। ठीक है, तो अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी जो है वो इंटीजर्स है और वो को प्राइम्स है। को प्राइम्स है इसका मतलब देयरफॉर, ठीक है, ओके, देयरफॉर HCF ऑफ A एंड B इज 1। इतना क्लियर हो गया? चलो शाबाश। अब बच्चों, रूट का कोई भी नंबर हो ना, उसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? इसका रूट हटाएंगे। रूट हटाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? कि इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर लो। ठीक है, तो ये जो है इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और अभी हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स। अब मैथ्स में आप कोई भी एक तरफा कोई भी काम नहीं करते हो, आपको जो भी काम करना होता है मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, वो दोनों तरफा करना होता है। अगर इक्वल टू की साइन दी है तो √2 का हमने स्क्वायर कर लिया, और a/b का भी हमने क्या कर लिया बच्चा? स्क्वायर कर लिया। ठीक है, इतना ओके। नाउ √2 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? 2 लिखेंगे, वी नो, और ये a का स्क्वायर a² और b का स्क्वायर b²। इतना क्लियर हुआ? अब b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते तो क्या बन जाता है बेटा? 2b² इज इक्वल्स टू a²। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। ठीक है, अब दूसरी बात बतानी है जो मेरे को, उसको ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ। देखो, 2b² इज इक्वल्स टू a² मैं कह रही हूँ, तो बेसिकली b² इज इक्वल्स टू a² अपॉन 2 हुआ, मतलब कि 2 जो है वो a का डिवाइड हो गया। अगर बेटा अगर a² को 2 डिवाइड कर सकता है तो a को भी तो 2 डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बात समझ आई? दोबारा बोलूँ? ठीक है, अगर मैं ये कह रही हूँ कि 16 जो है वो a² है, उसको अगर 2 डिवाइड कर सकता है, करेगा ना? हाँ मैम करेगा ना। 2 1 जा 2 8 जा। 16 किसका स्क्वायर है बेटा? 16 किसका स्क्वायर है? मैम 4 का स्क्वायर है, तो 4 डिवाइड बाई 2, तो वो भी तो हो जाएगा 4 1 जा 4 2 जा, आई मीन 2 1 जा 2 2 जा 4, सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 1 जा 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2 2 जा 4। दैट मीन्स कि अगर स्क्वायर को, ये 16 इज द स्क्वायर, मैंने ये स्क्वायर नंबर लिया है, तो इसका जो स्क्वायर रूट होता है a, उसको भी तो 2 डिवाइड कर रहा है। बात समझ आई है अच्छे से? ठीक है ना? तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे, हियर इफ 2 डिवाइड्स a², क्योंकि होगा तो ये वाला आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है, आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख देना है। इफ़ 2 डिवाइड्स a², सो देयरफॉर 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। इतना क्लियर हुआ? बात समझ आई? ओके। नाउ अब बेटा अगर कोई भी नंबर डिवाइड होता है, जैसे कि आप कह रहे हो कि भाई 2 जो है और 4 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो क्या होगा? 2 2 जा 4 अपॉन में 0 आ गया। अगर लाइक 64 को अगर 2 डिवाइड कर सकता है, 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, ठीक है, तो 8 को भी 2 डिवाइड कर सकेगा। हाँ, क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8, आंसर 0। इसका मतलब ये है बेटा कि ये जो हमारे पास नंबर है, ये नंबर हमारा a है ना, क्योंकि हमने क्या बोला है? 2 डिवाइड्स a, ये नंबर हमारा a है। तो जब a को डिवाइड कर रहे हैं जिसमें हमें आंसर 0 मिल रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या हुआ? 2 2 जा 4, ठीक है। अब ये a इज द अननोन नंबर, a हमारे लिए कोई नंबर नहीं है, तो इसके लिए ये जो क्वोशंट होगा वो भी क्या हो जाएगा? अननोन हो जाएगा। इसको हम लोग c बोल देंगे। बात समझ आई? एक बार दोबारा बता दूं बेटा, सुनो ध्यान से, कोई टेंशन मत लो, बहुत इजी चीज़ है। मैं इसको थोड़ा हटा दूं तो थोड़ा सा स्पेस बन जाए। ओके, चलिए एक बार दोबारा से इसको रिकैप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने क्या बोला कि
एज पर दिस 2b² इज इक्वल्स टू a², तो b² इज इक्वल्स टू a² अपॉन 2। दैट मीन्स कि a² को अगर 2 डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब कि a को भी 2 डिवाइड कर पाएगा। इसका मतलब कि मैं अगर इसको यहाँ पे 64 लूँ, 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, ठीक है, तो मैंने स्क्वायर नंबर ले लिया। अगर इसको 2 डिवाइड कर पा रहा है, हाँ जी 8 कर पाएगा, ये कितने का करेगा, 32 ज़ा 64, ठीक है। तो 64 इज अ स्क्वायर ऑफ 8, तो इसका मतलब कि ये जो a है वो 8 हो गया, तो 8 को भी 2 डिवाइड कर लेगा, 2 4 ज़ा 8, डन, ठीक है। अब अगर a को 2 डिवाइड कर रहा है, इस a को आप 8 अज्यूम कर रहे हो ना यहाँ पर, ठीक है, तो a को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, तो जैसे यहाँ पर 8 को 2 ने डिवाइड किया, तुमने क्या लिखा, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे मैं कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो आई कुड से दैट 2 इंटू सी इज इक्वल्स टू a, तो हमें आंसर क्या मिला, 0। मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे वो नंबर मिलेगा। जैसे 8 के लिए आपने 2 इंटू 4 किया, 64 के लिए आपने 2 इंटू 32 किया। सिमिलरली a को डिवाइड करने के लिए आपको कोई नंबर क्वेश्चन पे लाना पड़ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करके आपको नंबर आएगा, तो उसको हम c कह दे रहे हैं। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2c, इतना लिख देना है, ठीक है, वेयर c इज एन इंटीजर, ठीक है। अब दोबारा शुरू करते हैं हम लोग इसको बेटा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग ये अज्यूम करें कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो √2 को हमने a अपॉन b की तरह लिख दिया। a और b कोप्राइम्स कह रहे हैं, मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 होगा, ठीक है। मतलब कि a और b को 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करना चाहिए, बात समझ आई मेरी। तो अब जब स्क्वायर करके हम शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि भैया a को तो 2 डिवाइड कर रहा है, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, हो सकता है a को 2 डिवाइड कर रहा है, हो सकता है b को 2 डिवाइड ना करे, तो कोई टेंशन नहीं है, चलो कोई नहीं। तो हमने बोल दिया कि a² को अगर 2 डिवाइड कर सकता है तो a को भी 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। और जब डिवाइड करेगा तो ऊपर क्वेश्चन में कोई ना कोई नंबर तो आएगा, तो उसको हमने c ले लिया, तो a इज इक्वल्स टू 2c। इतना क्लियर हुआ अच्छे से, चलो शाबाश। अब हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक है, पुटिंग a इज इक्वल्स टू 2c इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 में हम उसको पुट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2b² इज इक्वल्स टू a², सो 2b² इज इक्वल्स टू a की जगह पे क्या हो जाएगा, 2c², सो 2b² इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c², ठीक है, होल स्क्वायर ज़रूर लगाना, भूलना मत, ओके। सो b² इज इक्वल्स टू 4c² अपॉन 2, ये 2 को नीचे ले लिया तो क्या हो गया, कट गया। तो इसका मतलब क्या आया हमारे पास, b² इज इक्वल्स टू 2c², ठीक है, ओके। ये मेरी क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब सुना बात को बहुत ध्यान से, फिर से समझने वाली बात है, कॉमन ही है। अब देखो, अगर हम ये कह रहे हैं कि b² इज इक्वल्स टू 2c², इसका मतलब कि b² अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c²। इसका मतलब कि b² को अगर 2 डिवाइड कर सकता है तो b को भी तो 2 डिवाइड करेगा, हाँ या ना, बात आई नहीं समझ में, अभी भी हमने उस पर देखा था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर 2 डिवाइड्स b², so therefore 2 also divides b, ठीक है। सो अब सुनो, अरे भैया ये तो मुश्किल नहीं हो गया, a को भी 2 डिवाइड कर रहा है और b को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 नहीं हो गया। सो हेयर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2 and 3, ये छोड़ो, इसको नहीं लिखते, मैं इसको हटा देती हूँ, फालतू में कोई मतलब नहीं है आपको इतना स्ट्रेस देने का, छोड़ दो, ठीक है। तो हम सीधा लिख देते हैं, हेयर द कॉमन फैक्टर ऑफ a and b is 2, okay, which contradicts our assumption, ठीक है। जो हमने अज्यूम किया था, हमने अज्यूम क्या किया बेटा, सोचो हमने अज्यूम क्या किया है, हमने अज्यूम किया है यहाँ पर कि भैया a और b का HCF क्या है, 1, मतलब कि कॉमन फैक्टर क्या है, 1, और हमारा कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आया, 2 आया। तो हमने जो अज्यूम किया उससे तो बिल्कुल विपरीत बात हो गई। सो
A and B is 2 which contradicts our assumption, जो हमारे assumption के बिल्कुल विरोध है, ठीक है. So therefore we can conclude that root 2 is an irrational number. ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है. कैसा लगा क्वेश्चन? आया समझ में? अच्छे से क्लियर हुआ ना? अब बेटा इसमें आपको रूट 2 बोला जाए, रूट 3 बोला जाए, रूट 5 बोला जाए, जैसे बोला जाएगा आपको सेम तरीके से करना है. एक और क्वेश्चन कर लेते रूट 3 वाला, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे. ठीक है, सो बच्चों अगेन एक क्वेश्चन ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाए, और इसी तरीके से आप जब लिख के आओगे ना बेटा तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे. मैं अश्योरिटी दे रही हूँ आपको, आएंगे ही आएंगे. तो चलो अब क्या है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल. ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप वही हो जाएगा. लेट्स अज्यूम रूट 3 इज अ रैशनल नंबर. रूट 3 रैशनल नंबर है. अब रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा? सो देयरफॉर रूट 3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b. ये इक्वेशन 1 हो गई मेरी, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स. ठीक है, एज वेल एज वो कोप्राइम्स भी है ना. ऑल्सो a एंड b आर कोप्राइम्स. कोप्राइम्स का मतलब क्या हो गया बेटा कि इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. देख रहे हो सारे स्टेटमेंट सेम है. अभी आपने लिख तो दिया होगा रूट 2 वाला, मैंने कहा था नोटबुक निकाल के बैठा और मेरे साथ लिखते जाना, तो आपने वो कंप्लीट कर लिया. अब आप वो स्टेटमेंट चेक करोगे तो ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, बस सब कुछ सेम ही है, आपको बस रूट 2 की जगह रूट 3 लगाते हुए जाना है और कुछ है नहीं इसके अंदर. सो ऑल्सो a एंड b आर कोप्राइम्स, सो देयरफॉर HCF ऑफ a एंड b इज 1. ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायरिंग करेंगे. नाउ स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे हम लोग. सो क्या हो जाएगा? रूट 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू a अपॉन b होल स्क्वायर. ठीक है, चलिए. सो रूट 3 का स्क्वायर इज 3, a का स्क्वायर इज a स्क्वायर, b का स्क्वायर इज b स्क्वायर. ठीक है, चलो b को यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अच्छा अब सेम कॉन्सेप्ट आया. क्या कॉन्सेप्ट आया कि अगर 3a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3a को भी डिवाइड कर लेगा. ठीक है, अब इसका मीनिंग मैंने आपको रूट में समझा दिया, तो मैं अभी इसमें उतना टाइम जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ. सो हेयर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, सो देयरफॉर 3 ऑल्सो डिवाइड्स a. यहाँ 3 डिवाइड्स a ऑल्सो, एक ही बात है. ठीक है, तो जो 3 है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 3c. वहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा था तो 2c लिख दिया, यहाँ पे 3 डिवाइड कर रहा है तो 3c लिख देंगे हम लोग. सो देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 3c वेयर c इज एन इंटीजर. c जो है वो कोई ना कोई इंटीजर है जिसको मल्टीप्लाई करके हम लोग a को डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, अब क्या करेंगे? पुटिंग a इज इक्वल्स टू 3c इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 में हम लोग a इज इक्वल टू 3c को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो देयरफॉर a, ओके, इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 क्या है बेटा? 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. सो 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की जगह पे क्या हो जाएगा? 3c स्क्वायर आ गया. ओके, सो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बेटा 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर. सो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर अपॉन 3. 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा डिविजिबल है तो इसके डिवाइड कर लेते हैं हम लोग. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास? b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर. बन गई इक्वेशन नंबर 3. सो हेयर अब आप देखो b स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है तो b को भी 3 डिवाइड कर सकता है. हेयर 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, so therefore 3 divides b also. Okay, so therefore
ठीक है। सो देयरफॉर, सो हेयर द कॉमन फैक्टर, देखो स्टेटमेंट आप देयरफॉर हेयर जो भी लगाना लगा सकते हो। सो हेयर द कॉमन फैक्टर ऑफ A and B is 3, A and B is 3। इसका मतलब कि 3 जो है वो A को भी डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो B को भी डिवाइड कर रहा है। ओके, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ठीक है, हमारे अजम्पशन के बिल्कुल विपरीत बात हो गई ये तो यार, ठीक है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट HCF of A and B is 1, okay। So we can conclude that root 3 is an irrational number, proved। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ। चलो अभी हम शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। सो बेटा शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब मैंने आपको रूट 5, रूट 2 और रूट 3 बता दिया, तो इसलिए रूट 5 थोड़ा सा फटाफट से कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट एंड द स्टेप्स जो हैं वो दिमाग में बैठ गए कैसे करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, आपने रूट 2 और रूट 3 देख लिया तो रूट 5 का वीडियो पहले पॉज कर लीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, फिर आप देखना कि कैसा होता है, सो दैट आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी हम लोग। सो हियर इज अ सॉल्यूशन। रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव करना है, तो हम अज्यूम क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर, ठीक है। अब रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल्स टू A अपॉन B। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, where A and B are integers as well as co-primes of each other, ठीक है। स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो देयरफॉर HCF ऑफ A and B इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या था, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है हम लोगों को, स्क्वायर। ये वाले आंसर को बेटा स्टेप वाइज करोगे ना तो इजीली दिमाग में कि चलो दिमाग में बैठ जाएगा, ताकि ये वाला हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ सेकंड स्टेप इज द स्क्वायरिंग। सो नाउ स्क्वायरिंग, इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड से हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू A अपॉन B स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 5, और A का स्क्वायर A स्क्वायर, B का स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। B को यहाँ पे ले लें तो क्या हो जाएगा 5B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब बोलो स्टेटमेंट क्या है, डिवाइड वाला स्टेटमेंट आ गया ना, यस। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर 5 डिवाइड्स A स्क्वायर, सो देयरफॉर 5 डिवाइड्स A ऑल्सो, ठीक है। पॉइंट क्लियर हुई। सो देयरफॉर A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5C, जो डिवाइड करेगा उसी के साथ तो C मल्टीप्लाई करना है। सो A इज इक्वल्स टू 5C where C is some integer, ठीक है। C जो है वो कोई ना कोई इंटीजर है, ठीक है इतना। चलो ओके, अब क्या करेंगे इस इक्वेशन को, ये आपका पार्ट 2 क्लियर। पार्ट 1 में, ठीक है, पार्ट 1 में हमने बता दिया कि इस HCF 1 है, फिर पार्ट 2 हमने स्क्वायरिंग किया, पार्ट वाइज याद करना, ठीक है। अब पार्ट 3 में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हम क्या लिखेंगे, पुटिंग A is equals to 5C in equation number 2। So क्या हो जाएगा 5B square is equals to A square। So 5B square is equals to A की जगह क्या हो जाएगा बच्चा 5C square।
So 5b square is equals to 5 का square is 25, 25c square. Okay, so therefore b square is equals to 25c square upon 5. 5 ones are 5 5s are. Okay, so क्या हो गया बच्चों? So therefore b square is equals to 5c square. ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3. थर्ड पॉइंट क्लियर. चलो फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट इज नथिंग बट द कंक्लूजन. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेयर कॉमन फैक्टर ऑफ a and b is 5. Okay, which contradicts our assumption. ठीक है, जो हमारे assumption के बिल्कुल विपरीत बात कर रहा है. That is, हमने क्या assume किया था कि HCF या कॉमन फैक्टर ऑफ a and b क्या होना चाहिए बच्चा? 1. और हमारा क्या आ रहा है? 5. Okay, so we can conclude that root 5 is an irrational number. Okay, hence proved. हो गया प्रूफ. अब प्लीज आपको ये मुंह पे रट गया होगा, है ना? चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भैया. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल. अरे बाप रे मैम, अभी तो हमने सिंगल में इतना लंबा करवाया आपने, अब 3 + 2 √5 तो कैसे करेंगे? एक्चुअली बताओ, सही बताऊँ मैं, ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है. उल्टा भगवान से प्रार्थना करना कि ऐसे नंबर्स आ जाए. अभी करवाऊंगी ना तब आप बोलोगे कि हाँ मैम हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे नंबर्स आए. चलो देखते हैं. सो क्या है यहाँ पे प्रूव करना है इसको. सो सॉल्यूशन स्टार्टिंग तो वही रहेगा. लेट्स अज्यूम 3 + 2 √5 is a rational number. ठीक है, ओके. अब क्या करेंगे हम लोग? रेशनल नंबर है तो 3 + 2 √5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a/b. ठीक है, वेयर a and b आर इंटीजर्स. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना तो. ओके, अब ना यहाँ से मजा आएगा. क्या है? अब यहाँ से ना आपको कोई स्क्वायरिंग फिक्वायरिंग नहीं करनी, कुछ स्क्वायरिंग नहीं करनी है. बस आपका जो रूट वाला नंबर है ना उसको अकेला कर दो, उसको तनहा कर दो बेचारे को. ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड छीन लो, उसका बॉयफ्रेंड जो भी है ना वो छीन लो बस तुम. तो अब जैसे क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो तुम √5 के दोस्त छीनो. ठीक है, प्लस माइनस नंबर होता है उसको दोस्त. तो दोस्त तो अगर आपकी तरफ आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा. अब ये दोस्त प्लस में है तो वहाँ पे गया तो इक्वल टू के वहाँ पे गया तो माइनस. तो क्या हो गया? 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b -3. इतना क्लियर? यस मैम. ओके, इसको पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो थोड़ा सा फॉर्म क्लियर हो जाए. तो 2 √5 इज इक्वल्स टू a -3b/b. एलसीएम लेके दोस्ती हम लोग ने पक्की कर दी. ठीक है, अब ना उसकी जो गर्लफ्रेंड है ना उसको भी अपनी तरफ ले लो ना. कुछ होना ही नहीं चाहिए, √5 से बहुत दुश्मनी है हमारी. ठीक है, तो क्या कर लोगे? 2 को वहाँ से हटा दोगे. 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा. तो √5 इज इक्वल्स टू a -3b/2b. ठीक है, ये बन गया मेरा इक्वेशन. नाउ अब क्या है सुनो, बहुत मज़ेदार है. देखो बेटा, हम लोगों ने क्या बोला कि a और b क्या है? इंटीजर्स है. देखना मैंने यहाँ पे कोप्राइम नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे कोप्राइम वर्ड नहीं यूज़ किया. तो a और b क्या है? इंटीजर्स है. अब इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर तो इंटीजर्स ही आएगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना. जैसे कि 5 - 3/2 करोगे तो आपको जो भी सॉल्व करोगे तो आंसर आपका 1 आया तो वो भी इंटीजर ही तो है ना. ठीक है, तो आपको इंटीजर्स को जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द इंटीजर इटसेल्फ. सो अब यहाँ पर आपको जो इक्वेशन 1 में मैंने दिया हुआ है, एक सेकेंड. ओके, सो a -3b/2b पूरा इंटीजर हो जाएगा. Here a -3b/2b is an integer. Okay, which means
इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर जो होता है उसको रैशनल नंबर ही बोलते हैं हम लोग, 9 का कॉन्सेप्ट है, विच मीन्स इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब ये पूरे के बराबर में √5 है, तो √5 भी क्या हो गया, √5 भी क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। सो देयरफॉर √5 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। √5 बेटा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। अब हमें 9th का कॉन्सेप्ट हमें पता है, हमारी टीचर ने हमें बहुत बेहद तरीके से अच्छे से बताया था कि भैया जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं वो सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट, contradicts the fact that √5 is an irrational number। अब √5 एक इरेशनल नंबर है, ये फैक्ट है और ये तो उसको अपोज कर रहा है। अब मेरे को बताओ, हम लोग जो अज्यूम करेंगे, जो हमने अज्यूम किया, हमने जो मनगढ़ंत कहानी बनाई, वो सही आपको लगेगी या जो लिखा हुआ है फैक्ट, ठीक है, भगवान के थ्रू लिखा हुआ है भाई यही चीज़ है, ठीक है, तो वो आपको सही लगेगा। जो फैक्ट होगा वही करोगे ना। मैं कह रही हूँ कि भाई धरती जो है ना, ठीक है, धरती स्क्वायर शेप की है और आपको फैक्ट पता है, ठीक है, कि सो एंड सो साइंटिस्ट ने प्रूव कर लिया है कि धरती जो है वो गोल है, तो अभी आप मेरी बात मानोगे कि उनकी बात मानोगे? जो फैक्ट प्रूव है उसको आप मानोगे। सिमिलरली √5 इरेशनल नंबर, ये प्रूव्ड है, वो ऑलरेडी प्रूव्ड है, हमने आगे प्रूव भी तो किया ना, है ना, किया ना, तो वो हमें पता ही है, तो वो हमारे फैक्ट से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। so we can conclude that 3 plus 2 √5 is an irrational number। proved। बहुत सिंपल सी बात है, आया समझ में, ठीक है। अब सोचो कितना कितना छोटा सा है ना, कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने, किया क्या हमने, ना स्क्वायर किया ना पुटिंग किया, कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैं कहा था, ठीक है, भगवान जी से प्रार्थना करना ऐसे नंबर आ जाए, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। चलो आगे और देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 में आपको ये 3 नंबर्स हैं, तो चलो पहले 3 नंबर सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। सो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, 1/√2 आपको इरेशनल प्रूव करना है। मज़ा आ रहा है सेशन में, मज़ा आ रहा तो प्लीज़ ना, प्लीज़ बच्चों थोड़ा सा लाइक वाइक कर लो ना, कमेंट करो, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को बिल्कुल सब चीज़ें दिमाग में बिठाने की, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। एंड इफ़ यू फाइंड माई वीडियो वर्दी, सो प्लीज़ सपोर्ट मी, हेल्प मी, ओके। मुझे क्या कहते हैं, आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, थोड़ा सा स्प्रेड कीजिए मेरे चैनल को, थैंक यू। चलिए, सो 1/√2। नाउ √2 कभी भी अपॉन में नहीं होना चाहिए यार, √2 अपॉन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको कर लेंगे रैशनलाइजेशन। तो हम क्या करेंगे, 1/√2 को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए √2 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके चैप्टर नंबर 1 9th का कॉन्सेप्ट है। सो क्या हो गया, 1 × √2 अपॉन √2 × √2 मतलब √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 × √2 इज √2 और √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। चलो अब यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। नाउ हम लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, ये ब्लॉक आ गया, ठीक है। अभी हमारा ये वाला नंबर है, अभी के लिए हमारा नंबर ये वाला है, ठीक है। सो नाउ लेट्स अज्यूम √2/2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो देयरफॉर √2/2 इज इक्वल्स टू a/b, ठीक है, वेयर a and b आर इंटीजर्स, ओके। सो देयरफॉर ये 2 को मैं यहाँ पे ले लूँ, मैंने कहा था ना रूट वाले नंबर के साथ जो भी जुड़ा हुआ है उस सबको हटाओगे। अब ये 2 डिवाइड में है तो इसलिए इक्वल टू में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो a के साथ जुड़ जाएगा, तो 2a/b बन गई ये मेरी इक्वेशन। अब a और b इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब कि पूरा लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या हो गया, इंटीजर। हेयर 2a/b is an integer, okay, which implies
विच इम्प्लाइज दैट, मतलब कि जो बता रहा है दैट √2 इज ऑल्सो एन इंटीजर। देखो अभी ये नंबर, ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा मैं खुद से बना रही हूँ, इसके लिए आपको जो स्टेटमेंट सूख रहा था कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने रटा हुआ तो नहीं है कि पहले में मैंने क्या लिखा था, तो शायद कुछ चेंजेस तो मैंने कर लिए इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब √2 जो है वो इंटीजर है। अब मैंने बताया था आपको कि इंटीजर को हम रैशनल नंबर ही बोलते हैं। सो देयरफॉर वी कुड से दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ठीक है, वो हमारे फैक्ट से विपरीत है। बट it contradicts the fact that √2 is irrational number। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग तो फैक्ट को ही इम्पोर्टेंस देंगे, so therefore our assumption is false, so we can conclude that, क्या कंक्लूड करें अपन, क्या नंबर है, 1/√2 है ना, हाँ ओके, दैट 1/√2 is an irrational number, ठीक है। अब नीचे के स्टेटमेंट आप आगे पीछे कर सकते हो, इतना कोई स्टेटमेंट कोई देखने नहीं वाला, बस कॉन्ट्राडिक्ट है वो वर्ड यूज़ कर लेना, हमारा अजम्पशन गलत है वो यूज़ कर लेना, फैक्ट क्या है वो बता देना, दैट्स इट, ओके। चलिए अब आता है एक और क्वेश्चन, अच्छा 2 हैं, 7√5। चलिए 7√5, ओके, नंबर सेकंड 7√5, क्या कर लेंगे हम लोग, इसको अज्यूम कर लें। लेट्स अज्यूम 7√5 is rational number, ठीक है। सो therefore 7√5 is equals to a/b। अब a और b इंटीजर आप लिख दोगे, हाँ बार बार तो सेम चीज़ क्या लिखूँ मैं, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के वहाँ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 is equals to a/7b, ठीक है। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब आप यहाँ पे लिख दोगे ना, अब तो लिख दोगे अच्छे से बच्चा, क्या लिखोगे आप यहाँ पे कि a/7b इज एन इंटीजर, हियर a/7b इज एन इंटीजर which means it is a rational number, okay। So therefore √5 is also a rational number, ठीक है। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, अब मैं इसको नहीं लिखने वाली हूँ, ठीक है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, और ऐसे करके आप इसको फिनिश कर लोगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 6 + 2√, 6 + √2, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन मैंने स्पेस लीव कर लिया आप लोगों के लिए, फिनिश इट, 6 + 2√, या √2, ओके। चलो फिर से सेम इसको अज्यूम कर लेते हैं हम लोग। लेट्स अज्यूम 6 + 2√, is a rational number, so therefore 6 + 2√, is equals to a/b, so therefore √2 is equals to a/b -6। इसको वहाँ पे ले गए हम लोग, ठीक है, माइनस में आ गया, प्लस माइनस वाली चीज़ तो माइनस प्लस में जाती है। सो √2 is equals to, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, तो a-6b/b। अब आप लिख देंगे यहाँ पर, here a-6b/b is an integer which means it is a rational number, तो √2b क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, which contradicts the fact, ठीक है। डन बच्चों, आई होप आपको स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए। तो अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान देना था कि कौन सी चीज़ को शफल करना है, दैट्स इट। सो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी जान, यहाँ पे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। कैसा लगा सेशन, ज़रूर 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 बताइएगा, ओके। थोड़ा लंबा भी हुआ होगा नो डाउट। अब देखो पूरा चैप्टर अगर हमें एक वीडियो में कवर करना है तो वो वीडियो 1 आवर से तो अब हो ही जाता है, नो डाउट, ठीक है। तो बट आपको मैंने कंप्लीटली गाइडेंस दे दिया। इसके बाद आपको चैप्टर 1 का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई बेट यू कि आप उसको आराम से कर लेंगे।
सो बच्चे अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग मैथ्स का, साइंस का कोई भी एक नया चैप्टर उठाएंगे और नए सब्जेक्ट उठाएंगे और उसको भी मैं कंप्लीट फिनिश कर दूंगी, जैसे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। थोड़ा स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आपके एग्जाम तक आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट्स। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा प्लीज़ बच्चों। चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ सेल्फ, क्या बोला मैंने, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।